कश्मीर में जमात-ए-इस्लामी पर पाबंदी लगने के बाद संगठन के बड़े नेताओं के खिलाफ कार्रवाई जारी है। जांच एजेंसियां अब तक 52 करोड़ की संपत्ति जब्त कर चुकी है। लेकिन ताजा अपडेट के साथ संवाददाता रिफत अब्दुल्ला जुड़ गए हैं। रिफत, जमात के नेताओं पर ये बताएं किस तरह की कार्रवाई फिलहाल चल रही है। ताजा अपडेट आपके पास क्या है इसे लेकर? देखिए, मैं आपको बता दूं, क्रैकडाउन जो है जमात इस्लामिया के खिलाफ जारी है और यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो ऑफिसेज उनके थे उनको सील कर दिया गया और जो टॉप लीडरशिप उनकी थी, लीडर्स जो थे उनको गिरफ्तार किया गया है, उन्हें जेल में रख दिया गया है। लेकिन अभी भी सवाल यह है कि जिस तरीके से बताया जा रहा है कि 52 करोड़ रुपए की जो संपत्ति है वो जब्त की गई है। अब देखना ये होगा कि किन चीज़ों को वहाँ कैलकुलेट किया गया है। जो डिस्ट्रिक्ट्स में ऑफिसेज हैं या जो उनके एसेट्स हैं, क्या उन्हीं का कैलकुलेशन करके 52 करोड़ रुपीस बताया जा रहा है या उसके बगैर भी कुछ है? क्योंकि यहाँ पे अब गवर्नमेंट ने ये क्लियर कर दिया है कि फिलहाल जो उनके स्कूल्स हैं या उनके जो यतीम खाने हैं उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी, उन्हें चलने दिया जाएगा। क्योंकि यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा, या मस्जिदें हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई नहीं की जाएगी, क्योंकि जमात इस्लामी एक बहुत बड़ी तंजीम है, लाखों लोग उनके साथ जुड़े हुए हैं और लोग भी काफ़ी सारा पैसा कंट्रीब्यूट करते हैं मस्जिदों के लिए, दरसगाहों के लिए, या फिर जो यतीम खाने बन रहे हैं उनके लिए लोग जो हैं, आम लोग कंट्रीब्यूट करते हैं पैसा। तो अब अगर कोई लिंक जुड़े हुए हैं मिलिटेंट्स के साथ तो वो शायद गवर्नमेंट को सबूत पेश करने होंगे उसके। और साथ ही जिस तरीके से कहा जा रहा है कि इलीगल चीज़ें हो रही हैं, क्या क्या इलीगल चीज़ें हो रही है, शायद वो इन्वेस्टिगेशन करने की ज़रूरत है। लेकिन अगर ऑल ऑफ ए सडन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है इसे इलीगल एसोसिएशन या इलीगल ऑर्गेनाइजेशन करार देती है तो कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर पुलिस पे भी सवालात उठ रहे हैं कि आज तक उन्होंने उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं क्यों नहीं की, अगर वो आज तक कोई इस तरह का काम कर रहे थे जो अनलॉफुल था। तो कहीं ना कहीं मैटर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए इस मामले की, ताकि रियलिटी सामने आए और अगर किसी चीज़ के खिलाफ कार्रवाई की जा रही हो उसको जस्टिफाई किया जा सके। शुक्रिया रिफत तमाम डिटेल्स के लिए। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के संसदीय क्षेत्र अमेठी में कल पीएम मोदी ने ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का उद्घाटन किया, जहां पर AK-203 राइफल बनाई जाएंगी। लेकिन अब इस ऑर्डिनेंस फैक्ट्री को लेकर कांग्रेस और बीजेपी में ट्विटर वॉर छिड़ गया है, जिसकी शुरुआत कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने की है। राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर ट्वीट करते हुए झूठ बोलने का आरोप लगाया। साथ ही दावा किया कि वहां पर पहले से ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है जहां छोटे हथियार बनाए जाते हैं और पीएम ने देश से झूठ बोला है। इसके बाद स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी पर पलटवार करते हुए ट्वीट किया। स्मृति ईरानी ने सिलसिलेवार तरीके से ट्वीट करते हुए राहुल पर हमला बोला। स्मृति ईरानी ने कहा कि राहुल ने अमेठी में शिलान्यास नहीं, सत्यानाश किया है। स्मृति ईरानी ने 1996 में अमेठी में नेशनल पेट्रोलियम टेक्निकल स्कूल के शिलान्यास की फोटो भी ट्वीट की और पूछा कि आखिर इतने साल बाद भी ये टेक्निकल स्कूल कहां है, देश को बताएं। कल पीएम मोदी ने अमेठी में 538 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शिलान्यास किया था और साथ ही मुंशीगंज के कोरवा में आयुध निर्माण फैक्ट्री में बनने वाले असॉल्ट राइफल के एडवांस्ड वर्जन AK-203 के निर्माण का उन्होंने उद्घाटन भी किया। उन्होंने कहा कि ये काम बहुत पहले हो जाना चाहिए था, लेकिन पिछली सरकार ने सुरक्षा बलों की जरूरतों को नजरअंदाज किया। अब कोरबा की ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में दुनिया की सबसे आधुनिक उन बंदूकों में से एक AK-203 यानी कलांस्कोव राइफलों की सीरीज का सबसे नवीन हथियार ये हमारे अमेठी में बनाया जाएगा। अमेठी की ये फैक्ट्री इस बात की गवाह है कि पहले कैसे हमारी सेना और सुरक्षा बलों की आवश्यकताओं को नजरअंदाज कर दिया गया। अब आज इतने वर्षों के इंतजार के बाद अमेठी की ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में दुनिया की सबसे आधुनिक राइफलों में से एक का निर्माण शुरू होने जा रहा है।
उधर पीएम मोदी ने कल पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान से बिहार में चुनावी बिगुल फूंका। एनडीए की संकल्प रैली में उन्होंने न सिर्फ अपने 5 साल की उपलब्धियां गिनाई बल्कि विपक्ष को भी जमकर घेरा है। रैली में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष रामविलास पासवान भी मौजूद थे। पीएम मोदी ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि आतंकी कैंपों के सफाई के सबूत मांगकर कांग्रेस सैनिकों का मनोबल गिरा रही है। अब इन्हीं दलों के नेता हमारे वीर जवानों ने जो पराक्रम दिखाया उस पर संदेह कर रहे हैं। जैसे उन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक का सबूत मांगा जा रहा था, अब वो आतंकी ठिकानों को हवाई हमले में खत्म किए जाने का भी सबूत मांगने लगे हैं। साथियों, मैं कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों से जानना चाहता हूं कि आखिर वो क्यों हमारे वीर जवानों का मनोबल तोड़ने में लगे हैं। पटना की संकल्प रैली में प्रधानमंत्री मोदी विपक्ष पर जमकर बरसे। उन्होंने कहा कि विपक्षी दलों में चौकीदार को गाली देने का कंपटीशन चल रहा है। चौकीदार को गाली देने की कंपटीशन चल रही है। आप आश्वस्त रहिए, आपका ये चौकीदार पूरी तरह से चौकन्ना है। सुरक्षा चाहे गरीब की हो या सुरक्षा देश की, देश पर बुरी नजर करने वालों के सामने आपका ये चौकीदार और हमारे एनडीए गठबंधन दीवार बन करके खड़ा है। राहुल गांधी ने ट्वीट कर राफेल विमानों में देरी के लिए प्रधानमंत्री मोदी को जिम्मेदार ठहराया है। राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा है कि प्रिय प्रधानमंत्री, क्या आपको कोई शर्म नहीं है? अपने 30,000 करोड़ रुपए चोरी करके अनिल अंबानी को दिए और राफेल विमानों के आने में देरी के लिए सिर्फ आप जिम्मेदार हैं। आपकी वजह से विंग कमांडर अभिनंदन जैसे बहादुर पायलट को पुराने विमान उड़ाकर अपना जीवन जोखिम में डालना पड़ रहा है। दरअसल राहुल का जवाब प्रधानमंत्री के सवाल पर आया है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि देश राफेल की कमी महसूस कर रहा है। शनिवार को एक कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि राफेल हमारे पास होता तो कुछ और ही बात होती। विपक्ष पर निशाना साधते हुए उन्होंने ये भी कहा कि राफेल पर स्वार्थ नीति और राजनीति के कारण देश का नुकसान हुआ है। उनका कहना था कि विपक्ष उनकी आलोचना करे लेकिन देश के सुरक्षा हितों को नुकसान नहीं पहुंचाए। आतंकवादी संगठन जैश-ए-मोहम्मद ने पाकिस्तान सरकार पर निशाना साधा है। जैश-ए-मोहम्मद ने एक बयान में इमरान खान सरकार पर भारत अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के आगे झुकने का आरोप लगाया। जैश-ए-मोहम्मद ने कल जारी बयान में ये भी माना कि भारतीय एयरफोर्स ने बालाकोट में उसके ट्रेनिंग सेंटर पर हमला किया है। हालांकि उसने इस दौरान मौतों से इनकार किया है। वहीं दूसरी ओर जैश-ए-मोहम्मद ने अपने सरगना अजहर मसूद की मौत से भी इनकार किया है। दरअसल कल ये खबर आई थी कि जैश-ए-मोहम्मद के सरगना अजहर मसूद की मौत हो गई है। हालांकि इन खबरों की पुष्टि नहीं हो पाई है। प्रधानमंत्री मोदी के तर्ज पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भारत के मन की बात की है। गोरखपुर में अपने 3 दिवसीय दौरे पर सीएम योगी ने प्रवासी परिवारों के साथ बातचीत की। उन्होंने आतंकवाद पर सख्त रवैया अपनाते हुए कहा कि देश से आतंकवाद को खत्म करने के लिए एक मजबूत सरकार चाहिए। मुख्यमंत्री योगी ने मोदी है तो मुमकिन है का नारा देते हुए प्रधानमंत्री मोदी के कुशल नेतृत्व की वजह से ही वायुसेना के विंग कमांडर अभिनंदन की सकुशल वापसी हो पाई है। साथ ही उन्होंने बताया कि भारत के मन की बात का आयोजन हर तबके के साथ बातचीत कर देश को अग्रणी बनाने के लिए किया जा रहा है। पूरी दुनिया ने भारत के शौर्य और पराक्रम के साथ ही कूटनीतिक क्षेत्र में भारत की विजय को एक साथ देखा है।
ये सब संभव हो पाया क्योंकि देश के अंदर एक मजबूत और दृढ़ इच्छा शक्ति के प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में सरकार का संचालन हो रहा है। चुनाव से पहले बीजेपी सरकार अपनी कमर कसती हुई नजर आ रही है। मोदी सरकार ने अपने सभी बड़े मंत्रियों को अपने अपने मंत्रालय की उपलब्धियां गिनाने को कहा है, जिसकी शुरुआत रेल मंत्री पीयूष गोयल ने कर दी है। देखिए ये खास रिपोर्ट। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने अपने मंत्रालय की उपलब्धियों को न्यू इंडिया का इंजन नाम के एक बुकलेट की शक्ल में पेश किया है। इस बुकलेट में 5 साल का हिसाब किताब है। न्यू इंडिया का इंजन में बुलेट ट्रेन और वंदे भारत एक्सप्रेस जैसे नए प्रोजेक्ट्स, 1.5 लाख नौकरियां देने, नॉर्थ ईस्ट की कनेक्टिविटी बढ़ाने, सबसे लंबे रेल और रोड पुल भोगी भील की चर्चा है। इसके अलावा 4000 किलोमीटर से ज्यादा विद्युतीकरण जैसे काम भी गिनाए गए हैं। अब चुनाव फिर आ रहे हैं तो मैंने कहा कि जरा देखें मैनिफेस्टो के क्या क्या बिंदु थे, क्या क्या बिंदुओं पे कैसे काम हुआ। तो मुझे प्रसन्नता है आप सबसे बताते हुए कि वास्तव में मैनिफेस्टो का एक एक अंश पे काम हुआ है, अच्छा काम हुआ है, तेज गति से काम हुआ है। भले ही रेल मंत्री अब तक के कामकाज से खुद को संतुष्ट बता रहे हों, लेकिन कई अहम काम अभी भी अधूरे हैं, जैसे कि रेल डेवलपमेंट अथॉरिटी, IRCTC की लिस्टिंग जैसे ऐलान ठंडे बस्ते में दिखाई दे रहे हैं। दीपाली नंदा, दिल्ली। प्रधानमंत्री मोदी आज से 2 दिवसीय गुजरात दौरे पर रहेंगे और इस दौरान वो कई परियोजनाओं का शिलान्यास भी करेंगे और कार्यक्रमों में हिस्सा भी लेंगे। पीएम मोदी आज दोपहर करीब 12 बजे जामनगर पहुंचेंगे। वहीं प्रधानमंत्री सोनी योजना के तहत नर्मदा का पानी जामनगर में पहुंचाया जाएगा। इसके बाद पीएम मोदी एक जनसभा को संबोधित करेंगे और वहीं पीएम मोदी शहर के बाहरी इलाके में 1000 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले विश्व उमिया धाम के विशाल मंदिर परिसर की आज आधारशिला भी रखेंगे। भारत और अमेरिका के बीच जल्द ही ट्रेड टैरिफ को लेकर सहमति बन सकती है। इसके तहत भारत 7 ICT प्रोडक्ट से ड्यूटी घटा सकता है। लेकिन क्या है पूरा अपडेट, हमारे संवाददाता असीम मनचंदा जुड़ गए हैं। तो असीम, पहला सवाल तो ये होगा कि किस तरह की सहमति बनती हुई दिखाई दे रही है, ये बताएं। देखिए, भारत ने भी अपने जो ड्यूटी लगनी थी यूएस के प्रोडक्ट्स पे 2 मार्च तक लगनी थी, लेकिन उसको 15 दिन के लिए आगे बढ़ा दिया है। यानी कि इन 15 दिन के बीच में कोई दोनों के आपस में बीच में सहमति जो है वो बनती हुई नजर आ रही है। भारत ने कुछ अपने प्रस्ताव जो है अमेरिका के सामने रखे और उन्हें उम्मीद है कि इसके ऊपर अमेरिका जो है जल्दी मंजूरी दे देगा। पहला तो ये है कि जो स्टैंड के प्राइजेस हैं उसकी प्राइजेस जो है उनके ऊपर कभी सरकार ने कैप जो है वो लगाया हुआ है, लेकिन उनको मंजूरी दी जा सकती है कि 30% तक प्रॉफिट मार्जिन करके आप जो है उसको अलाउ कर दीजिए। दूसरा ये कि 7 ICT प्रोडक्ट जिसमें कि अंदर की ICT कम्युनिकेशन प्रोडक्ट्स जो आते हैं, जिसमें कि एप्पल के स्मार्टफोन्स आते हैं, वॉचेस आते हैं, दूसरे राउटर्स आते हैं, 4G के प्रोडक्ट्स आते हैं, उन प्रोडक्ट्स के ऊपर से सरकार जो है ड्यूटी घटा सकती है। यानी कि आने वाले दिनों में ये प्रोडक्ट जो है वो भी सस्ते हो सकते हैं। इसके अलावा अमेरिका एक थोड़ी सी राहत दे सकता है भारत की स्टील और एल्युमिनियम कंपनियों को, उनके लिए कोटा जो है वो तय किया जा सकता है। 25% तक कोटा जो है उनके लिए तय कर सकता है कि वो 25% जिन्होंने पिछले 3 साल का उन्होंने जितना भी एक्सपोर्ट किया था तो उसका एक्सपोर्ट जो है किया जा सकता है। तो इन सब चीज़ों पर सहमति जो है आपस में बनती हुई नजर आ रही है, जिससे कि भारत में आने वाले कुछ प्रोडक्ट जो है सस्ते हो जाएंगे और कुछ प्रोडक्ट जो है वो महंगे हो जाएंगे। बिल्कुल, तो इस व्यापार समझौते का फायदा होता हुआ दिखाई दे रहा है। शुक्रिया असीम तमाम डिटेल्स के लिए। हम आगे बढ़ते हैं। पिछले 10 दिनों में सोने की कीमतों में भारी उछाल आया है और आगे भी कीमतें बढ़ सकती हैं। सोने की बढ़ती कीमतों ने ज्वेलर्स की चिंता बढ़ा दी है। ज्वेलरी बाजार से रौनक गायब है। कैसे, देखिए रिपोर्ट। शादियों का सीजन है। आमतौर पर ऐसे समय में ज्वेलर्स की दुकानों में रौनक रहती है, लेकिन इस साल सोने की चमक फीकी दिख रही है। दरअसल सोने की कीमतों में अचानक आई तेजी के चलते ग्राहक गोल्ड खरीदने से कतरा रहे हैं। मुंबई में इस साल डिमांड 70% तक गिर गई है। तो रेट ज़्यादा, इसीलिए हम लोग जो जूना गोल्ड है वही रिसाइकिल कर रहे हैं। जो इन्वेस्टेड गोल्ड है वो दे के वापस कुछ न्यू बनवा रहे हैं फॉर द वेडिंग ज्वेलरी। व्हेन आई नीड, मुझे नया डिज़ाइंस और वो सब चाहिए, तो इसीलिए हम लोग सब रिसाइकिल कर रहे हैं। अभी न्यू गोल्ड नहीं ले रहे फिलहाल। 130-140% माल ज़्यादा बिकना था और उतने लोग ज़्यादा आने थे, और लेकिन उसकी जगह पे अभी बिल्कुल भाव बढ़े हुए भाव की वजह से पूरा मामला एकदम ऑलमोस्ट लोएस्ट स्तर पे आके खड़ा हो गया है।
वहीं अहमदाबाद में भी सोने की खरीदारी में 50 से 60% तक की कमी है। आमतौर पर इस वक्त मई जून में होने वाली शादी की खरीदारी के लिए ज्वेलरी शॉप में भीड़ रहती है, लेकिन पिछले 10 दिनों में जिस तेजी से सोने की कीमतों ने छलांग लगाई है, उससे ग्राहकों में कमी आई है। जो खरीदारी होती है जो मार्च महीने के दूसरे वीक तक चलती रहती है, मतलब होलास्टेक के पहले तक चलती रहती है, वो अचानक से लोगों ने काफ़ी कम अभी रेट की वजह से खरीदारी कम कर रहे हैं। पिछले साल फरवरी के अंत में सोने की कीमत 31,400 रुपए प्रति 10 ग्राम थी और इस साल ये कीमत बढ़कर 35,000 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आ गई है, जो कि 5 सालों के उच्चतम स्तर पर है। ज्वेलर्स का कहना है कि सोने की कीमतें या तो यहाँ से कम हो या फिर जहाँ है वहीं बनी रहे, स्थिर रहे, तब भी थोड़ी बहुत खरीदारी लौट के वापस आ सकती है। ऐसे में अगर आपके लिए सोने की खरीदारी करना जरूरी है तो जल्द ही कर लेना अच्छा रहेगा। अहमदाबाद से मनीष देसाई के साथ सिल्की सिंह, मुंबई। काले धन पर बनी एसआईटी के चेयरमैन ने वित्त मंत्रालय को चिट्ठी लिखी है। सीएनबीसी आवाज के हाथ लगी इस चिट्ठी के मुताबिक सरकार से कहा गया है कि कैश में मोटी रकम रखने या फिर इसके लेन देन पर तुरंत पाबंदी लगाई जाए। खबर पर विस्तार से जानकारी दे रहे हैं हमारे इकोनॉमी पॉलिसी एडिटर लक्ष्मण रॉय। दरअसल काले धन के लेन देन को कैसे रोका जाए, काले धन पर पाबंदी कैसे लगाई जाए, इसको लेकर एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम यानी एसआईटी बनी थी। एसआईटी ने अब तक 7 सिफारिशें दे दी है। ये सिफारिशें वित्त मंत्रालय यानी सरकार को भी दिया है, ये सिफारिशें सुप्रीम कोर्ट को भी दिया गया है। और अब एसआईटी ने एक चिट्ठी लिखी है, वो काफ़ी कड़ी चिट्ठी लिखी गई है वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के सचिव के पास। उस चिट्ठी में एसआईटी के चेयरमैन ने कहा है कि हम बार बार आपसे सिफारिश कर चुके हैं कि मोटी रकम कैश के तौर पर लेन देन पर पाबंदी लगाइए। हम बार बार इस सिफारिश कर चुके हैं कि कैश के तौर पर मोटी रकम रखने पर पाबंदी लगा दीजिए, लेकिन अब तक आपने इस पर कोई कदम नहीं उठाया है। जबकि दूसरी तरफ लगातार इनकम टैक्स विभाग की छापेमारी में कैश के तौर पर मोटी रकम जब्त हो रही है। ऐसे में ज़रूरत है कि जल्द से जल्द इस पर कदम उठाया जाए और एक सीमा से ज़्यादा कैश रखने पर पाबंदी लगा दी जाए और एक सीमा से ज़्यादा कैश के लेन देन पर पाबंदी लगा दी जाए। दरअसल एसआईटी ने पहले सिफारिश की थी कि 3 लाख रुपए से ज़्यादा के कैश के लेन देन पर पाबंदी लगाई जाए और 10 लाख रुपए से ज़्यादा कैश रखने पर पाबंदी लगा दी जाए। इससे ज़्यादा कैश जिसके पास पाया जाए उस कैश को जब्त कर लिया जाए और साथ ही साथ उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाए और इसके लिए अलग से ठोस कानून बनाया जाए। एसआईटी की सिफारिश के बाद वित्त मंत्रालय में कई स्तर की बातचीत हो चुकी है, बैठकें हो चुकी हैं, लेकिन अब तक इस पर कोई फैसला नहीं हुआ है। शायद इस वजह से एसआईटी के चेयरमैन ने अपनी चिट्ठी में थोड़ी सी नाराजगी भी जताई है। और खास तौर से चिट्ठी इसलिए अहम है कि चिट्ठी ऐसे समय पर लिखी गई है जब सरकार चुनाव की तैयारियों में जुट गई है। चुनाव के तैयारियों के बीच इस तरह का कदम सरकार उठा पाएगी, ये कहना थोड़ा सा मुश्किल जरूर है। मुंबई में 2 साल से ई चालान सिस्टम लागू है, लेकिन ट्रैफिक पुलिस पूरी तरह से चालान वसूलने में नाकाम रही है, जिसको लेकर अब पुलिस ने एक नई पहल शुरू की है। क्या है ये पहल, देखिए संवाददाता सिल्की सिंह की इस रिपोर्ट में। अगर आपने ट्रैफिक रूल्स का वायोलेशन किया है और चालान की भुगतान से कतरा रहे हैं तो तैयार हो जाइए। मुंबई ट्रैफिक पुलिस कांस्टेबल्स कभी भी आपके घर पर चालान नोटिस के साथ पहुंच सकते हैं। दरअसल मुंबई पुलिस चालान न भरने वालों के लिए ये कदम उठा रही है। मुंबई ट्रैफिक पुलिस सिर्फ उन्हीं व्हीकल ओनर्स को नोटिस भेज रही है जिन पर 50 से ज्यादा चालान कटा है। आंकड़ों की बात करें तो पिछले साल कटे चालानों की अब तक सिर्फ 50% रिकवरी ही हो पाई है। वहीं 100 लोगों को 50,000 रुपए से ऊपर और 3 लोगों को 1 लाख रुपए से ऊपर बकाया होने पर चालान नोटिस भेजा जा चुका है। चालान हम सीसीटीवी के थ्रू भी जनरेट करते हैं, चालान हम अपने हैंडहेल्ड डिवाइस से भी जनरेट करते हैं और सभी ये ऑनलाइन पेमेंट की प्रोसीजर है। कैश लेना हमने बंद किया है। इसकी वजह से ये देखा गया है कि ऑल्दो चालान की वॉल्यूम्स बढ़ी है बट पेमेंट परसेंटेज में कुछ गिरावट आई है। कुछ गाड़ियों जिस पे बहुत ज़्यादा चालान पेंडिंग है, 50 से ज़्यादा चालान पेंडिंग है, उस पर अभी हमने नोटिसेज घर पे भेजने की ये प्रक्रिया शुरू की है। मुंबई में ई चालान 2 साल पहले शुरू किया गया था। तब से अब तक मुंबई ट्रैफिक पुलिस ने 75 करोड़ रुपए का फाइन कलेक्ट कर लिया है, पर अब भी करीब 6 लाख गाड़ियों से 35 लाख रुपए की रिकवरी बाकी है। ऐसा नहीं है कि चालान ना भरने के पीछे मंशा हमेशा गलत ही हो। कई बार लोगों को पता भी नहीं होता कि उन पर चालान कटा है। आपके लिए ये जानकारी सहज हो, इसके लिए मुंबई ट्रैफिक पुलिस ने एक ऐप भी तैयार किया है। पहले भी हमारे पास ऐप था, उस पर भी चालान दिखते थे।
अभी भी ऐप है उस पर भी चालान्स दिखते हैं। तो ये हमें मालूम नहीं था और हमने ये भी बताया है लोगों को कि लोग अपने सही मोबाइल नंबर्स ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के डेटाबेस में अपडेट करें ताकि जो भी करंट जो मैसेजेस वगैरह हैं वो हम उनके तक पहुंचा सकें। वहीं ऐप के जरिए ई चालान पेमेंट के लिए आपको ऐप पर अपना मोबाइल नंबर, व्हीकल नंबर और चेसी नंबर रजिस्टर करना होगा। यहाँ ई चालान आइकन पर चालान की डिटेल्स पा सकते हैं और ई चालान पेमेंट ऑप्शन पर जाकर मोबाइल वॉलेट, डेबिट या क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर सकते हैं। मुंबई ट्रैफिक पुलिस वेबसाइट पर भी ई चालान का ऑप्शन है। यहाँ भी अपनी गाड़ी की डिटेल्स आपको रजिस्टर करना होगा, लेकिन यहाँ पर सिर्फ SBI ई-पे से ही पेमेंट होगा। तो अब मुंबई में ट्रैफिक नियम तोड़ने से बचना ही समझदारी है। याद रखिए, जिम्मेदार नागरिक सिर्फ वो नहीं जो गलतियां करने से बचता हो, लेकिन वो भी है जो गलतियों को सही वक्त पर सुधारना जानता हो। सिल्की सिंह, मुंबई। आज देश भर में महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जा रहा है। आज सुबह से ही शिव भक्तों का भगवान शिव के दर्शन करने के लिए तांता लगा हुआ है। शिवरात्रि के दिन शिवलिंग पर दूध चढ़ाने की मान्यता है, इसीलिए भक्त सुबह से ही दूध और पूजा की सामग्री लिए मंदिरों के बाहर लाइन में खड़े हैं। उत्तराखंड के हरिद्वार में शिव भक्तों ने गंगा में डुबकी लगाकर भगवान शिव की अर्चना की। महाशिवरात्रि के दिन प्रयागराज में चल रहे कुंभ मेले में आज अंतिम स्नान है और इसके साथ ही 49 दिनों तक चलने वाला मेला खत्म हो जाएगा। रात 12 बजते ही श्रद्धालुओं ने संगम में डुबकी लगाकर सुख समृद्धि की कामना की। आज कुंभ मेले में 80 लाख श्रद्धालुओं ने गंगा और संगम में स्नान करने की इनकी संभावना है और महाशिवरात्रि स्नान के लिए 41 घाटों पर व्यवस्था की गई है। पुलवामा हमला और एयर स्ट्राइक के बाद कुंभ मेले की सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई और 15 जनवरी से शुरू हुए कुंभ में अब तक 22 करोड़ लोग स्नान कर चुके हैं। और ट्राई के नए नियम के मुताबिक क्या आपने अपने चैनल्स का चुनाव कर लिया है? नहीं तो जल्दी कीजिए और आवाज़, कलर्स और MTV जैसे अपने पसंदीदा चैनल्स का चुनाव कर लीजिए। आपको बता दें कि सिर्फ ₹1 प्रतिदिन में आप चुन सकते हैं कलर्स वाला वैल्यू पैक, जिसमें आपको मिलेंगे आपके सभी फेवरेट्स चैनल सिर्फ ₹1 प्रतिदिन में।